कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ, याद रखिए कॉफी 3 प्रकार की होती है, एक होता है अरेबिका, लिबेरिका और रोबास्टा। और खाद्य में अगर आपसे 10 के लेवल से पूछेगा, ठीक है, तो आपका ये 4 फसल का ये नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको रबर, कपास, जूट और आपका एक होगा आपका रेशम, ठीक है। यानी कि जो कीड़ा होता है, लार्वा होता है, जो हमारे चित्र पतंगे होते हैं, जो चित्र पतंगे में जो हमारी तितलियां होती है, उसके जो ये लावा होती है जिसमें वो जन्म लेते हैं, ठीक है। तो पत्ते को खा के अपना कोकून बनाते हैं, कोकून, ठीक है। और ये कोकून से मात्र में एक धागा निकलता है, ज्यादा बड़ा नहीं, तो बहुत कम बड़ा निकलता है धागा, ठीक है। और इसी धागे को ना गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, और गर्म पानी को उबालने के बाद ना सब धागे को कोकून से अलग कर दिया जाता है। तो गर्म पानी में उबालने के बाद ना कोकून से धागा अलग करना आसान, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कृषि का पार्ट 3 यानी कि हम लोग इसके पहले 1 और 2 इसका कर चुके थे, और आज हम लोग इसका पार्ट 3 को देखेंगे, ठीक है। चलिए आइए एक बार नजर डालते हैं पार्ट 3 में। कल जो है दोस्तों हम लोग अपने खाद्य फसल में, ठीक है, यानी कि जो हमारी दलहन फसल थी उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे तिलहन फसल के बारे में। चलिए इसको और भी हम डिटेल में जानते हैं। तिलहन फसल जो होता है दोस्तों ना, वो ऐसी फसल होती है जो बीजों के मदद से तैयार किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सोयाबीन का बीज हो गया, सरसों का बीज हो गया, मूंगफली का बीज हो गया, कुसुम का बीज हो गया, या तिल का बीज हो गया। इनके मदद से जो तेल प्राप्त किया जाता है उसे तिलहन फसल के अंतर्गत दोस्तों तेल इत्यादि आते हैं, ठीक है। तथा कि जिन फसलों से हमें तेल प्राप्त किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तिलहन फसल। आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों कि तिलहन फसल किसे कहते हैं। तिलहन फसल उसे कहते हैं जिससे हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों, जो तेल हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए सोयाबीन, सरसों, मूंगफली आदि हम लोग का क्या है, तिलहन फसल, ठीक है। तथा कि तिलहन फसल की खेती देश में ऐसे क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा कम होती है और भूमि की उर्वरता क्षमता भी कमजोर होती है। यानी कि हम लोग का तेल का उत्पादन उस क्षेत्र में की जाती है जहां पर ना भूमि उपजाऊ बहुत कम रहती है, ठीक है। तथा तिलहन के उत्पादन में हमारे देश में मध्य प्रदेश सबसे प्रथम स्थान रखता है, ठीक है। और इन तेलों को जो है तीनों मौसम में, यानी कि रबी, खरीफ और जायद, ठंडे, गर्मी और बरसात, तीनों मौसम में इसे हम बो सकते हैं। समझ में आया? यानी कि जिस प्रकार से तिलहन फसल को ठंडे, गर्मी, बरसात, रबी, खरीफ और जायद के साथ बो सकते हैं, इसे भी हम तीनों मौसम में आराम से बो सकते हैं। यानी कि तिलहन फसल और दलहन फसल के जो बोने की जो समय सीमा होगी वो लगभग समान होगी। आपको एक नोट में क्या याद रखना है कि हम लोगों का जो ये सोयाबीन होता है, सोयाबीन जो है वह दलहन फसल के अंतर्गत भी आएगा, और ये हमारा तिलहन फसल के अंतर्गत भी शामिल होगा। क्योंकि दलहन में वो तब आएगा जब उसका बीज का हम डायरेक्ट सेवन कर सकते हैं दाल के रूप में, उसे हम लोग दलहन फसल कर देंगे। अगर उसे सोयाबीन से अगर हम उसे मशीन में डाल के उसे अगर हम तेल निकालते हैं, वो तिलहन फसल के अंतर्गत आ जाए, ठीक है। और भी चीजों को समझते हैं। और भी चीजों हम लोग का अगला टॉपिक है मूंगफली, ठीक है, जो कि हमारा दलहन फसल का ही एक प्रकार है, ठीक है। मूंगफली से भी हमें तेल प्राप्त होता है, ठीक है। तो कहता है कि मूंगफली एक खरीफ फसल है, ठीक है। कहता है भारत विश्व में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत की जो कृषिगत भूमि है उसका 3.6% पर केवल और केवल हम लोग के मूंगफली का ही उत्पादन किया जाता है, ठीक है। कहता है कि भारत में कुल तिलहन फसलों का आधा उत्पादन मूंगफली का ही होता है। यानी जितना भी तिलहन फसल होता है दोस्तों, तिलहन फसल का आधा उत्पादन, ठीक है, आधा से अधिक उत्पादन जो होता है वह मूंगफली का होता है। यानी कहा जाता है कि अगर भारत में तेल की मात्रा अगर पता किया जाए सब चीज का मिला करके, तो केवल और केवल जो है मूंगफली का आधा परसेंट, 50-50% केवल और केवल मूंगफली का ही होगा, ठीक है। कहता है कि मूंगफली को उत्पादन में गुजरात का प्रथम स्थान है, ठीक है। और भारत का विश्व में दूसरा स्थान, प्रथम स्थान है गुजरात का भारत में, और भारत का स्थान है पूरा विश्व में दूसरा, ठीक है। कहता है कि अन्य उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र आते हैं। ये हम लोग का मूंगफली जो आप खाते हैं दोस्तों बादाम के रूप में। अगला है दोस्तों हम लोग का सरसों, ठीक है, जो कि आप लोग को गांव के क्षेत्र में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। सरसों एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है, और अभी के साउथ जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो लोग होते हैं ना, वो सरसों तेल का प्रयोग अपने भोजन में बहुत ज्यादा करते हैं।
ठीक है। और जो साउथ इंडिया के जो होते हैं, साउथ ईस्ट के जो होते हैं लोग, वो ना मूंगफली तेल का प्रयोग बहुत ज्यादा खाना में करते हैं। ठीक है। पता है कि यह इसे रबी के मौसम में बोया जाता है। इसकी खेती भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात जैसे राज्यों में की जाती है। ठीक है। तथा सरसों के तेल का प्रयोग खाना पकाने और अन्य कामों में भी होता है, जबकि इसके पत्तों का प्रयोग साग बनाने के रूप में करते हैं। यानी कि जो हमारा सरसों का जो पौधा होता है दोस्तों, ये केवल और केवल तेल ही नहीं बनाते हैं, बल्कि उसके जो पत्तियां होती है उसे ना लोग साग के रूप में खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है। और जो समझते हैं, अगला हम लोग का है अलसी, यानी कि तीसी। आप इसको बोल चाल की भाषा में, जो हमारे बिहार के जो लोग होते हैं, बोल चाल की भाषा में कहते हैं चिकना। चिकना मतलब हो गया दोस्तों हम लोग का अलसी या तीसी, उसे तो हम लोग बोलते हैं चिकना। ठीक है। उससे भी क्या निकलता है दोस्तों, उससे भी निकलता है हम लोग का तेल। पता है कि यह भी अन्य रबी फसल है। ठीक है। अलसी एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। इसके बीजों में तेल निकाला जाता है, जिसका प्रयोग खाद्य तेल, पेंट और वॉशिंग बनाने में किया जाता है। अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। यानी कि इनमें ना ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और ये फाइबर बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है। इसमें दोस्तों तो हम लोग के अलसी में। ठीक है। चलिए, अगला हम लोग का टॉपिक है दोस्तों तिल। तिल का तेल, जो कि आप तिल का मिठाई खाए होंगे, तो आपको मैं तिल का तेल पढ़ा रहा हूँ, ये समझिएगा। तिल का तेल भी बनता है दोस्तों। ठीक है। तो तिल एक प्रकार की तिलहन फसल है, जो मुख्य रूप से इसके बीजों से तेल निकालने की उगाई जाती है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है, और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। यानी कि भारत के स्ट्रक्चर के तरीके से, यानी कि जो भारत का जो मैदानी एरिया, यानी उत्तरी भारत, ठीक है, भारत का जो मैदानी एरिया उत्तरी भारत है, उसके नजरिए से हम लोग का जो ये तिल, हम लोग का जो तिल है वो खरीफ फसल है। वही साउथ में जहाँ पर पठारी क्षेत्र है, उसके अकॉर्डिंग ये रबी फसल है दोस्तों। आगे और भी चीजों को जानते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों हम लोग का सोयाबीन तथा सूर्यमुखी। सोयाबीन तथा सूर्यमुखी के बारे में जानते हैं। ठीक है। तथा सोयाबीन तथा सूर्यमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। सोयाबीन मुख्यतः मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में उगाए जाते हैं, और ये दोनों मिलकर भारत की 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। सूर्यमुखी के फसल मुख्यतः दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में। ठीक है। यानी कि सूर्यमुखी का अगर फसल का बात किया जाए, तो वह दक्षिण भारत यानी साउथ के एरिया में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। एग्जाम्पल में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब हम लोग का दोस्तों साउथ का एरिया हो गया। और भी चीजों को समझते हैं। ठीक है। और बात किया जाए सोयाबीन का, ये याद रखिएगा, सोयाबीन का अगर बात किया जाए एग्जाम में ना किसी से पूछे या ना पूछे, क्योंकि सोयाबीन जो है दोस्तों वो बताओ, मैंने आपको बताया कि सोयाबीन जो है वह दलहन फसल भी है और तिलहन भी। तो ज्यादा चांस बनता है कि सोयाबीन से क्वेश्चन पूछेगा। कल मैंने आपको बताया था कि दलहन फसल के अंतर्गत सोयाबीन के जो इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है वह 40% होती है। ठीक है। और सोयाबीन से जो तेल बनता है उसमें भी ना बहुत कम फैट पाया जाता है। ठीक है। जो कि शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। ठीक है। सोयाबीन जो होता है वह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, और यही दोनों राज्य मिल करके केवल 90% सोयाबीन का अकेला उत्पादन दे रहा है। और यहाँ पर जो है सूर्यमुखी का उत्पादन का बात किया जाए, इसका साउथ भारत, दक्षिणी भारत जो है, ठीक है, इसका उत्पादन कर रहा है। ठीक है। कहता है उत्तरी भारत में यह उतनी महत्वपूर्ण फसल नहीं है। कौन सा? सूर्यमुखी का जो तेल है ना, वो उत्तरी भारत में उतना कोई महत्वपूर्ण फसल है ही नहीं। ठीक है। किंतु सीमित क्षेत्रों में इसकी उपज अधिक होती है। ठीक है। हम लोग सूर्यमुखी का जो देखते हैं, वह ना सुंदरता के लिए अपने घर में लगा लेते हैं, सूर्यमुखी का पौधा लगा लिए, लेकिन उसके बीजों का प्रयोग, तेल का प्रयोग ना हम लोग के नॉर्थ इंडिया में बहुत कम होता है। साउथ इंडिया में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा, बहुत हाई मात्रा में किया जाता है। जिस प्रकार से अगर बात करें सरसों का तेल, सरसों का तेल का ना हम लोग उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा करते हैं, दक्षिणी भारत में बहुत कम करते हैं। दक्षिणी भारत में सोयाबीन और सूर्यमुखी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, उसका वहां पे यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और उत्तरी भारत में सरसों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और इसका यूज भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो भारत में तिलहन फसल के अंतर्गत सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का होता है। ठीक है। और बात करें तो क्या होता है सोयाबीन, सोयाबीन हो गया और जन्म का एक मूंगफली हो गया।
ये दोनों का जो उत्पादन है ना वह तिलहन फसल में बहुत ज्यादा किया जाता है। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। इसीलिए सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोया प्रदेश के नाम से भारत के किस राज्य को जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पर सोयाबीन का बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए और भी चीजों को समझते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों हम लोग का कुछ नकदी फसल जो आपको मैंने पहले भी पढ़ा चुका था, तो आज और भी डिटेल में हम लोग समझते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों हम लोग कहवा। कहवा यानी कॉफी, जिसको कि हम लोग बोल करके भाषा में कहते हैं कॉफी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कहवा में कुछ और नहीं समझिएगा। कॉफी का आज मैं आपको बताऊंगा प्रकार, इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, कहता है कि कॉफी एक पेय पदार्थ है। तो इसको हम ना अधिकतर क्या यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। कोई क्योंकि पीने के अलावा ये और किसी यूज में नहीं आता। तो यह एक प्रकार के झाड़ी में लगे फलों के बीजों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ, याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि कॉफी में कौन सा पदार्थ होता है, तो कॉफी में कैफीन नामक पदार्थ होता है। और ये कॉफी कितने प्रकार की होती है, तो कॉफी 3 प्रकार की होती है। एक होता है अरेबिका, लिवेरिका और रोबास्टा। याद रखिएगा, तो मुख्यतः कॉफी का प्रकार होता है ना, कॉफी जो होता है अलग अलग क्वालिटी का होता है। जिस क्वालिटी का कॉफी ज्यादा अच्छा रहता है उसका दाम भी मार्केट में ज्यादा रहता है। ठीक है, और उसका जो प्रकार है पहला है अरेबिका, लिवेरिका और रोबास्टा। सबसे उच्चतम कोटि का जो कॉफी है दोस्तों वह अरेबिका होता है। अरेबिका ये वाला कॉफी है दोस्तों, हम लोग ये देख सकते हो आप पिक्चर में। ठीक है, ये हम लोग का अरेबिका है। अगर बात करेंगे कि सबसे ज्यादा अरेबिका कॉफी का उत्पादन कहाँ में होता है, वो सबसे ज्यादा कहाँ में होता है दोस्तों, वो होता है कर्नाटक में, लगभग 70%। हम लोग के साउथ इंडिया में जो है कॉफी का उत्पादन होता है, और हम लोग के नॉर्थ इंडिया में ना चाय का उत्पादन होता है। चाय यहाँ पर बहुत लोग पीना पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग का जो साउथ एरिया है, ये नॉर्थ एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। और चाय के लिए ना पहाड़ी क्षेत्र से बेस्ट जगह कुछ नहीं हो सकता है। और हम लोग का जो क्या बोलते हैं नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पर ना चाय का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, चाय का सेवन बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात किया जाए हम लोग के साउथ इंडिया का, तो साउथ इंडिया में कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है और वहाँ पे इसका सेवन भी बहुत ज्यादा किया जाता है। तथा भारत में कॉफी की खेती सर्वाधिक कर्नाटक में होती है और बाबा बुदन की पहाड़ी पर की जाती है। बाबा बुदन की पहाड़ी दोस्तों कहाँ में है, तो बाबा बुदन की पहाड़ी वो है हम लोग के दोस्तों कर्नाटक में। ठीक है, कहता है भारत में कॉफी यमन से, यमन एक देश का नाम है। अगर आप मिडिल ईस्ट कंट्री के बारे में जानते होंगे तो मिडिल ईस्ट कंट्री एक छोटा सा देश है यमन। ठीक है, और वहीं से ये कॉफी हम भारत लाया गया था, कॉफी का कुछ पौधा लाया गया था और बाद में यहाँ पर उसे विस्तरित किया गया बड़े बड़े क्षेत्रों में। ठीक है, अगला दोस्तों उनका बागानी फसल। अब ये बागानी फसल क्या है, बागानी जो हम लोग बगीचे में लगाते हैं, तो एक बार लगाने के बाद ना कुछ सालों भर का समय लेता है फल देने के लिए, और वो हमें ना फिर जब फल देना स्टार्ट करता है तो अनेक समय तक, अनेक बहुत सारे सालों तक ना हमें फल देते रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल में हम अब बात करते हैं बागानी फसल में, तो भारत में सबसे ज्यादा फल फूल, सब्जियां, औषधियां, सुगंधदायक पौधे तथा मसालों का उत्पादन करने वाले हम लोग क्या कहते हैं, बागानी फसल कहते हैं या बागानी कृषि कहते हैं। याद रखिएगा, यह भी कृषि का ही एक प्रकार है। यह भी एक कृषि, आपको मैंने बताया था कि रोपण कृषि, यह जो आएगा ये आपका बागानी फसल रोपण कृषि के अंतर्गत आएगा, जो एक बार लगाने के बाद हमें अनेक सालों तक लाभ प्रदान करता है। ठीक है, कहता है कि विश्व में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन जो है दोस्तों वो भारत में होता है। ये हम लोग का दोस्त है, ये जो हम लोग का आम है, ठीक है, ये फलों का राजा। ठीक है, फलों का राजा है, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है दोस्तों वो कहाँ में होता है, वो हम लोग के भारत में। ठीक है, और भी क्यों समझते हैं, पता है भारत में सबसे ज्यादा आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश कहाँ में होता है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ये बात को याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं लीची का, तो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर, बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है। अनानास का बात करेंगे तो मेघालय अनानास यानी कि पाइन एप्पल के जरिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, अगर अंगूर का बात करेंगे तो अंगूर के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, सेब के लिए, तो सेब तो आप जानते ही हैं ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। सेब मैदानी क्षेत्र में बहुत कम उगाया जाता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में इसे बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। सेब का तो उत्पादन है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ के सेब की जो मिठास होती है दोस्तों बहुत अलग होती है। ठीक है, तथा अखरोट, अखरोट का उत्पादन वो दोस्तों वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा हो। ठीक है,
जो हम लोग का जो बादाम होता है दोस्तों, ठीक है, अखरोट से जो निकाला जाता है, ठीक है, वह जम्मू कश्मीर में होता है। संतरा का उत्पादन नागपुर में होता है। केला का उत्पादन जलगांव यानी महाराष्ट्र में होता है। और मसालों का उत्पादन केरल। आपको पता ही होगा कि मसालों का राज किसे कहा जाता है, तो मसालों का राज केरल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना अनेक प्रकार के मसाले पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ना ये कुछ इंपॉर्टेंट सब बातें आपको याद रखनी है। याद रखिएगा कि आम का उत्पादन के लिए दोस्तों, आम का उत्पादन के लिए हम लोग का उत्तर प्रदेश, लीची के उत्पादन के लिए हम लोग का मुजफ्फरपुर, अनानास के उत्पादन के लिए हम लोग का मेघालय, अंगूर के लिए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, सेब के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अखरोट के लिए भी जम्मू कश्मीर, संतरा के लिए नागपुर, केला के लिए जलगांव जो महाराष्ट्र में है, और मसालों के लिए केरल। यानी कि ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों, ये आपको याद करना, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं चांस है कि इससे आपका एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगला हम लोग का दोस्तों अखाद्य फसल। एक होता है दोस्तों हम लोग का खाद्य फसल, एक होता है अखाद्य फसल। खाद्य फसल में वैसा फसल होता है जिसको हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं। कि जितना भी हम लोग का है, कहीं ना कहीं ये खाद्य फसल का ही प्रकार है। लेकिन कुछ अखाद्य फसल होते हैं जिन्हें हम खाने के लिए यूज नहीं करते, वो केवल और केवल व्यापार के लिए यूज होता है, और उनमें जो है उसको हम खा नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कपास। कपास जो होता है दोस्तों हम लोग का, ठीक है, वो खाने के लिए यूज नहीं होता, बल्कि एक कपड़ा बनाया जाता है एवं अन्य प्रकार की कुछ सजावटें चीजें बनती है। ठीक है, जोट, इसे भी खाने के लिए नहीं होता, ये भी व्यापार के लिए यूज किया जाता है। अनेक अनेक इससे, देखिए, कोई बोरा बन गया या फिर अनेक प्रकार की वैसे चटाई बन गई, वो तो उससे बनाया जाता है। रबर, रबर से जब टायर बनता है, तो ये सब खाने के लिए नहीं होता है दोस्तों, ये व्यापार के लिए बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। ठीक है, आज जो है, ठीक है, हम अखाद्य फसल के बारे में जानते हैं। कहता है कि वैसा फसल जिसका उत्पादन खाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, अर्थात इसे खाया नहीं जा सकता, तो क्या कहते हैं उसे अखाद्य फसल। एग्जाम्पल में रबर, कपास, जूट, पटसन, ठीक है, ये प्राकृतिक रेशम हो यहाँ पे प्राकृतिक रेशम हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक रेशम। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों हम लोग का अखाद्य फसल। आपको चार फसल का नाम याद रखना है। चार फसल में पहला हम लोग का क्या है, तो रबर, दूसरा हम लोग का कपास, तीसरा है जूट यानी पटसन, और चौथा है रेशम। अखाद्य में अगर आपसे 10th के लेवल से पूछेगा, ठीक है, तो आपका ये चार फसल का ये नाम आपको याद रखना है। एक याद रखना है आपको रबर, कपास, जूट, और आपका एक होगा आपका रेशम। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग समझते हैं इन सब फसलों के बारे में। ठीक है, इन सब फसलों में जो है, ठीक है, हम लोग का कुछ फसल जो है या रेशेदार फसल। रेशेदार करने का मतलब है इससे रेशा निकलता है, और रेशा से बनता है तागा यानी धागा बनाया जाता है, और उसी धागा से ना अनेक प्रकार की वस्तुएं फिर बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं रेशेदार फसल क्या होता है। ठीक है, पता है कि भारत में जो है रेशेदार जो है वो अनेक प्रकार की फसल होती है। एग्जाम्पल में कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम आदि भारत के प्रमुख चार रेशेदार फसल होते हैं। ठीक है, और ये हम लोग का क्या है, रेशेदार फसल है। एग्जाम्पल में कपास आप लोग नाम सुने, कॉटन का नाम सुने होंगे आप लोग, वो हो गया। जूट, जिससे कि रस्से उससे बहुत ज्यादा बनाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा सन, सन यानी कि आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे, मैं आपको बताता हूँ। दीपावली में, ठीक है, एक आता है सनसनाटी, ठीक है, जो कि इसी की मदद से बनाया जाता है। जब ये सूख जाती है ना, एक लंबी सी डंडी होती है, फूल लगा हुआ होता है, ठीक है, उसमें एक धागा, जूट के तरह उसमें धागा होता है। जूट का उत्पादन अलग तरीके से होता है, लेकिन उसमें जो धागा होता है ना, वो जूट की तरह ही होता है। ठीक है, जूट के धागा, लेकिन वो धागा ना पतला होता है जूट के मुकाबले। ठीक है, वो होता है सन। ठीक है, और एक होता है प्राकृतिक रेशम। चलिए और भी चीजों को समझते हैं। सबसे पहला हम लोग का दोस्तों रेशम। रेशम जो होता है दोस्तों, इसके बनने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो ये हमें ना कीड़े से, इससे प्राप्त होते हैं दोस्तों कीड़े से। वैसा कीड़ा जो पत्ता खाता है। अब कौन सा पत्ता खाता है, तो शहतूत का पत्ता खाता है। ठीक है, और भी चीजों को समझते हैं इसमें। कहता है कि रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना होता है, और यह एक रेशा है जो रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त। ठीक है, कोकून करने का मतलब है दोस्तों कि कीड़ा का जो, जैसे अंडा का जो ऊपर का जो लेयर होता है, कीड़ा के ऊपर में ना ऊपर का लेयर एक बार चढ़ जाता है, जिससे वो बाहर निकलने वाला होता है। यानी कि जो हमारे तितली सब बनती है ना, वो कोकून से ही बनती है। ठीक है, जो तितली हमारी बनती है कोकून से बनती है। लेकिन ना तितली बनने की प्रक्रिया के पहले जो है दोस्तों, वह ना क्या बोलता है, एक
उसकी एक ऊपरी परत चढ़ जाती है जिससे वो चारों पट्टी से ना होता है पैक हो जाती है। उसी को हम पानी में उबाल करके उससे हम रेशा अलग कर देते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाता है। कहता है कि इन कीड़ों को शहतूत के पत्तों पर पाला जाता है, जबकि वे लार्वा से प्यूपा में बदलने वाले होते हैं, तो उन्हें अपने चारों ओर एक कोकून बनाते हैं जिनमें एक ही लंबा रेशम का धागा होता है, और इस धागे को निकालने के लिए कोकून को गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि धागा ढीला हो जाए और उसे आसानी से अलग किया जा सके। यानी कि मैंने आपको जो बताया अभी वही यहाँ पर लिखा हो, ठीक है। यानी कि जो कीड़ा होता है, लार्वा होता है, जो जो हमारे कित पतंगे होते हैं, जो कित पतंगे में जो हमारी तितलियां होती है, उसके जो ये लावा होती है जिसमें वो जन्म लेते हैं, ठीक है। तो पत्ते को खा के अपना कोकून बनाते हैं, कोकून, ठीक है। और ये कोकून से मात्र में एक धागा निकलता है, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत कम बड़ा निकलता है धागा, ठीक है। और इसी धागे को ना गर्म पानी में उबाल दिया जाता है, और गर्म पानी को उबालने के बाद ना सब धागे को कोकून से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि गर्म पानी में उबालने के बाद ना कोकून से धागा अलग करना आसान, ठीक है। इसमें और भी चीज़ों को आगे समझते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों हम लोग का रेशम, यानी कि हम लोग समझते हैं रेशम के प्रकार को। रेशम जो है दोस्तों मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला रेशम का प्रकार है वह है शहतूत रेशम, ठीक है। दूसरा है एड़ी रेशम, तीसरा है तसर रेशम, और चौथा है मुगा रेशम, ठीक है। शहतूत रेशम, एड़ी रेशम, तसर रेशम और मुगा रेशम। शहतूत रेशम को दोस्तों हम लोग अंग्रेजी में मलबरी रेशम भी कहते हैं, ठीक है। उसका एडी, एडी सिल्क यानी कि एडी रेशम, तसर रेशम यानी कि तसर सिल्क, और चौथा है मुगा। यानी कि ये 3 गो रेशम का जो नाम है दोस्तों ये सेम रहेगा, केवल और केवल ये शहतूत जो है उसका नाम इंग्लिश में मलबरी हो जाएगा, आपको यह याद रखना है, ठीक है। और कहीं कहीं पर ना ये मलबरी अंग्रेजी की जगह हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए को ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि रेशम कीड़ों के पालन को सेरिकल्चर कहते हैं, ठीक है। रेशम कीड़े के पालन को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेशम अपने चिकनी बनावट, चमकदार दिखावट और हल्के गुणों के लिए जाना जाता है। इसका प्रयोग कपड़े, आंतरिक सज्जा और अन्य उत्पादों में किया जाता है, और भारत में प्राकृतिक रेशम का सबसे ज्यादा उपयोग कर्नाटक में, क्या देखिए रेशम का जो उपयोग है दोस्तों वो काम में होता है, तो सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन जो होता है दोस्तों वो कर्नाटक में किया जाता है। और भारत में सबसे ज्यादा शहतूत रेशम, ठीक है, शहतूत रेशम का उत्पादन होता है। बोला जाए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ में किया जाता है तो कर्नाटक में, और किस रेशम का होता है तो शहतूत रेशम का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम जिस जिला में रहते हैं, यानी बिहार राज्य के भागलपुर जिला में जहाँ पे हम लोग रहते हैं ना, ये भागलपुर जिला को जो है सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी सिल्क यानी कि रेशम। अब कौन सा रेशम, तो हमारे यहाँ ये तसर रेशम, ठीक है। यानी कि हमारे यहाँ भागलपुर में जो है वह तसर रेशम की खेती जो होती है ये बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए भागलपुर को ना सिल्क सिटी के नाम का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तब भागलपुर में रेशम के उत्पादन के कारण से क्या कहते हैं हम लोग उसको सिल्क सिटी, ठीक है। भागलपुर में रेशम के उत्पादन के कारण इसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। और अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश का, तो मैंने आपको जस्ट बताया था अभी कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होने के कारण उसे सोया प्रदेश कहा गया, और भारत में सिल्क का उत्पादन होने के कारण भारत को सिल्क सिटी कहा गया। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे और भी चीजों को जानते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग का कुछ रेशम का जो है वो परसेंटेज है। सबसे ज्यादा जो है तो आप देख सकते हैं कि मलबरी यानी कि शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है लगभग लगभग 75%। शहतूत रेशम का प्रयोग उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है एडी, यानी कि इसका जो उत्पादन होता है पूरे भारत में 20% के दरमियान होता है। और तसर रेशम का जो उत्पादन है वह 3%। और सबसे कम मुगा रेशम, एग्जाम में आ सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रेशम, तो हम लोग का शहतूत रेशम यानी मलबरी सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अगर बात किया जाए कि भागलपुर में कौन सा रेशम का उत्पादन क्या होता है, भागलपुर में होता है तसर रेशम का उत्पादन, ठीक है। सबसे कम उत्पादन किस रेशम का होता है, तो सबसे कम उत्पादन होता है मुगा रेशम।